सागर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझ रहे थे। उसी का ही हिस्सा है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग उस कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट ये है कि उसमें एक हाइट होता है और एक डिस्टेंस होता है। हाइट भी एक तरीके का डिस्टेंस होता है जो ऊपर की ओर जाता है, और डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस पर ही लाइज करता है, और हाइट जो है वाई एक्सिस पर लाइज करता है। कुछ पांच छह ऐसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऐसे टाइप्स है जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टाइप्स को पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते हैं पहले। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, दर्शक है, और यहाँ से ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ये हुआ ऑब्जर्वर, दर्शक, और ये हुआ ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु। अब ये व्यक्ति जब इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इसके आंख से और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो सीधा जो लाइन बनता है, इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, और हिंदी में इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट। और ये वाला जो नीचे जो लाइन है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमेशा जब भी हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस को करेंगे, तो दो चीज हमेशा रहेगा। एक लाइन ऑफ साइट, और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी व्यक्ति जहां से देखता है, ऑब्जर्वर, उस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और व्यक्ति का जो आंख है और वो जो ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला जो सीधा रेखा होता है, उसको बोला जाता है दृष्टि रेखा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। अब ये जो एंगल है, दो तरीके से हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ऊपर से देख रहा हो और ऑब्जेक्ट नीचे हो, और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति है नीचे से देख रहा हो और ऑब्जेक्ट ऊपर हो। बस दो ही केस हो सकता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति नीचे है और ऊपर देख रहा है, यानी अगर कोई व्यक्ति नीचे है और ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको अपने सर को ऊपर करना होगा। यहाँ से उसका जो आई है, उसका जो साइट है, वो एलिवेट हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, एलिवेट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है? एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में उसको बोलते हैं उन्नयन को, यानी हम नीचे से किसी ऊपर चीज को देख रहे हैं, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और ठीक इसी का उल्टा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब हम किसी चीज को नीचे की ओर देख रहे हैं, हमारा जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे की ओर ऑब्जेक्ट से ट्रेस कर रहा है। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ। दोनों कंसेप्ट क्लियर है? और नमन कोण और उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। ये दो पैरेलल लाइन है, और इसको एक ट्रांसवर्स लाइन कट कर रहा है, यानी दो समानांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा कट कर रहा है। तो ये जो दोनों एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। और ये जो एंगल होता है हमेशा हर कंडीशन में इक्वल होता है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल अल्फा बीटा है, तो ये भी बीटा होगा। यानी केस क्या है, दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन उसको काट रहा हो, तो जो अल्टरनेट एंगल होता है वो हमेशा आपस में इक्वल होता है। अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन या इन दोनों फिगर को आपस में कंबाइन कर दें, तो कुछ इस तरीके का दृश्य हमारे सामने आएगा। अब इसमें क्या है
यहाँ पर कोई व्यक्ति है इस पॉइंट पर और यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऊपर से देख रहा है नीचे की ओर। और सेम केस को हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया और यहाँ से वो वहां पर देख रहा है, यानी दोनों केस को हमने कंबाइन कर दिया। तो इसीलिए जो हमेशा ये क्या है, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आपस में इक्वल होता है, क्योंकि यही केस बनता है, दो पैरेलल लाइन होता है और यहाँ पर जो केस बनता है अल्टरनेट एंगल होता है। तो कभी भी प्रश्न में अगर हमसे बोले ऑनोमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में, तो हमेशा वहां पर हम एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि दोनों आपस में हमेशा इक्वल होता है। तो चाहे बोले एंगल ऑफ डिप्रेशन या बोले एंगल ऑफ एलिवेशन, हम दोनों केस में एंगल ऑफ एलिवेशन को लेंगे और उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? कुछ केसेस को देखते हैं जहां से रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे प्रश्नों का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और मोस्टली क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे पहला केस, शैडो, शैडो यानी छाया। छाया किस चीज का कब बनता है? जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़े और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका छाया बनता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि सूर्य सूर्य है और एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का जो छाया है जमीन पर बन रहा है। बिल्डिंग का हाइट दे दिया 10 मीटर और जो छाया है 10√3 मीटर का बन रहा है। तो वहां से पूछेगा कि बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। जैसे ये एक बिल्डिंग है और ये इसका शैडो है, ये जो शैडो है 10 है मीटर, और इसका जो हाइट है वो 10√3 मीटर है। और हमसे पूछेगा कि बताइए ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि ये है पी और ये है बी। तो हम लिखेंगे इसको टेन थीटा इज इक्वल टू 10√3/10। तो यहां से हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब टेन थीटा में √3 किसका वैल्यू होता है? टेन 60 का। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया? 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में एंगल पूछ दिया, कभी कभी क्या करेगा कि एंगल दे देगा, शैडो दे देगा, हाइट पूछ लेगा, या हाइट दे देगा, एंगल दे देगा, शैडो पूछ लेगा। यानी तीनों में से कोई एक चीज गायब करेगा और वो आपको बताना पड़ेगा। पहला केस, दूसरा केस है ब्रोकन ऑब्जेक्ट। जैसे कोई पेड़ टूट गया या कोई टावर टूट गया, तो टूटने के बाद वो जो टावर है, वो जो पेड़ है, जमीन को टच करने लगा। जैसे ये एक पेड़ है, एक टावर भी इसको बोल सकते हैं, और यहाँ से टूट गया। जब ये टूटेगा तो यहाँ से यहाँ जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां से वो टूटा है, वो नीचे की ओर जाकर जमीन पर लैंडिंग कर जाएगा और कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये जो लेंथ है ये वाला, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, क्योंकि ये वही टूटा वाला इसका पार्ट है। ठीक है। इसी में इसी में केस होता है सीढ़ी वाला। जैसे ये गली है और इस गली में दोनों तरफ से ये सीढ़ी लगाया गया है। अगर ये इंच है और ये भी इंच है, दोनों का कभी कभी हाइट अलग भी हो सकता है। या जो गली है, गली का चौड़ाई दे देता है, अगर ये एक्स मीटर है। अब ये दोनों कैसे रिलेटेड है? जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस में जितना भी क्वेश्चन बनेगा, 95%, 99% या 90% क्वेश्चन में टेन थीटा का यूज होगा सभी केसेस में। लेकिन इन दोनों केस में यूज होता है साइन थीटा का, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो चला जाता है, साइन थीटा या कोस थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पर जो उसका जो डिस्टेंस है वो चला जाता है हाइपोटेनस पर। तो टेन थीटा का संबंध है परपेंडिकुलर और बेस से, लेकिन जैसे ही मामला हाइपोटेनस की ओर शिफ्ट होगा तो हम वहां से साइन थीटा या कोस थीटा का यूज करेंगे। क्लियर है? दूसरा केस में क्या है, ब्रोकन वाला एक कंसेप्ट है और साथ ही साथ सीढ़ी वाला भी कंसेप्ट है। तो सीढ़ी जो होता है हमेशा इस तरीके से टिल्ट होकर लगता है, तो हमेशा वो हाइपोटेनस का काम करेगा।
तीसरा केस है पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। केस क्या है? यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और जो एंगल बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, यानी एक थीटा है तो एक 90 माइनस थीटा होगा, यानी दोनों एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये हो कि जो एंगल है जो ऑब्जर्वर है इन दोनों जगह पर हो, यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, पहला केस। दूसरा केस कि ऑब्जर्वर हो एक ही साइड में हो, एक यहाँ पर हो एक यहाँ पर हो, यानी एक साइड या दोनों साइड। तो हमेशा इसमें पूछता है एच, हर कंडीशन में इसमें पूछता है हाइट, बिल्डिंग का या जो भी हो ऑब्जेक्ट उसका हमेशा हाइट पूछता है। और हर कंडीशन में इसका फॉर्मूला होता है हाइट निकालने के लिए अंडर रूट एक्स वाई। हमेशा हर कंडीशन में जो दोनों लेंथ है एक्स और वाई दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको रूट में डालिए, वहां से निकलेगा एच। ठीक है, तो ये हुआ थर्ड केस। शिप या लाइट हाउस, जैसे जहां समुद्र का जब किनारा होता है वहां पर लाइट हाउस बना होता है, या जहां पर मिलिट्री का कंपार्टमेंट होता है वहां पर भी लाइट हाउस बना होता है निगरानी करने के लिए। तो वहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है, लाइट हाउस पर कोई व्यक्ति चढ़ा हुआ है और वहां से नाव को देख रहा है, तो एक केस ये हो सकता है कि ये लाइट हाउस है और यहाँ पर कोई नाव है और यहाँ पर दूसरा नाव है। पी पॉइंट पर एक नाव है और दूसरा नाव क्यू पॉइंट पर है। तो पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस बताइए या हाइट बताइए लाइट हाउस का। यहाँ पर दो एंगल देगा, यहाँ पर अगर अल्फा है तो ये बीटा होगा। या ये भी हो सकता है कि व्यक्ति है लाइट हाउस पर और उसको दोनों तरफ से आती हुई चीजें दिख रही हो, नाव हो सकता है और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये हुआ पहला केस, ये हुआ दूसरा केस। जैसे अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो ये एक लाइट हाउस है, इसका जो हाइट है 100 यूनिट, कुछ भी हो सकता है, मीटर किलोमीटर कुछ भी, 100 मीटर ही लेते हैं। इस एक्स पॉइंट पर पहला नाव है और इस वाई पॉइंट पर दूसरा नाव है। ये जो एंगल है ये बन रहा है 30 डिग्री और ये बन रहा है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो दोनों शिप है उन दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है या वो कितनी दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फिगर को देखेंगे। तो यहाँ से अगर ये 45 डिग्री है तो ये 100, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस भी 100 होगा, क्योंकि जब टेन 45 होता है तो वहां पर उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो जाता है। अगर हम यहाँ से 30 डिग्री को लेकर चले तो हम लिखेंगे टेन थर्टी यानी 1/√3, 1030 को 1/√3, और ये हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 100 प्लस, और इस वाले डिस्टेंस को हम मान लेते हैं इंच, तो ये हो जाएगा इंच। अब ये हुआ हमारा इक्वेशन, ये सॉल्यूशन नहीं है, इक्वेशन है। अब इसमें इंच निकालना है तो कैलकुलेशन करने के बाद इंच का जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज, कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन में √3 ना देकर उसका डेसिमल वैल्यू पूछ देता है। जैसे अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें √3 है तो आंसर √3 के फॉर्म में आएगा। तो कभी कभी क्या करता है कि √3 ना लिखकर उसके जगह पर इसका डेसिमल वैल्यू 1.732 कर देता है, और अगर √2 का बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1.414। ये दोनों वैल्यू भी पूछ देता है। चारों केस क्लियर है, आगे चलते हैं।
पांचवा केस है पेडस्टल या आइडल। पेडस्टल आइडल मतलब होता है मूर्ति या किसी तरीके का स्ट्रक्चर अगर रखा हुआ है, तो इसमें क्या होता है कि एक बिल्डिंग रहेगा या कोई भी एक तरीके का उस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा और उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रहेगा। वो कोई टावर हो सकता है किसी छत के ऊपर, या किसी तरीके का मूर्ति हो सकता है, या और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, छत के ऊपर कोई टंकी हो सकता है। जैसे ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर है और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है और इस बिल्डिंग को देख रहा है। तो जब ये इस बिल्डिंग को देखेगा तो दो तरीके से देखेगा। पहला ये कि वो बिल्डिंग के बेस को देखे, या जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके बेस को देखे, और उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके टॉप को देखे। यानी यहाँ से एक तो इसका लाइन ऑफ साइट ये हो सकता है पहला, और दूसरा यहीं से उसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है अपने जगह पर वो कांस्टेंट है, स्थिर बैठा हुआ है और यहीं से इसको देख रहा है। ठीक है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो जाहिर सी बात है ये कुछ अलग एंगल होगा, उससे बड़ा ही होगा ये वाला एंगल। तो यहाँ से पूछता है कि बताइए ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका हाइट बता दीजिए, या ये जो बिल्डिंग है इसका हाइट बता दीजिए। यही दो चीज पूछता है। यहाँ पर आपको ये जो बिल्डिंग है और बिल्डिंग और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस देता रहता है, ये हमेशा गिवन रहता है। ठीक है, तो ये रहा पांचवा केस। तो ये जो चार पांच केस है, यही चार पांच केस है जो सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। क्लियर है इतना? एक और चीज, ये एक फिगर है। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, एक एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि बड़ा वाला एंगल को ले या छोटा वाला एंगल को लेकर। जैसे यहाँ पर ये है, अगर हमको इस फिगर में दो तरह का एंगल एडजस्ट करना है, 30-60, 30-45 या 30-60, तो हमेशा जो बड़ा वाला एंगल होगा वो बड़ा वाला जो एंगल होगा वो ज्यादा करीब होगा इससे, ऑब्जेक्ट से। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, तो अगर हमको 30-60 लेना होगा तो 60 हम लोग यहाँ पर लेंगे और 30 हम लोग यहाँ पर लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में वो कम होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये जो एंगल है 90 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कभी भी अगर बड़ा वाला एंगल को लेना हो और छोटा वाला एंगल में तय करना हो तो बड़ा वाला एंगल को हमेशा करीब लेंगे और छोटा वाला एंगल को हमेशा डिस्टेंस पर लेंगे। अगर ये 45-30 होता है तो 45 यहाँ लेते हैं और 30 यहाँ लेते हैं। तीस डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला जो लेंथ होगा 1 होगा और ये होगा इसका √3 टाइम्स। या बोल सकते हैं अगर ये √3 है तो ये उसका 1/√3 टाइम्स होगा। ये इसका √3 टाइम्स और ये इसका 1/√3 टाइम्स। रेशियो है, ये रेशियो। यहाँ पर इस 1 का वैल्यू 100 हो सकता है तो ये 100√3 हो जाएगा। ये रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 1060 है तो ये वाला जो वैल्यू है √3 होगा और ये वाला जो वैल्यू होगा 1 होगा। और 45 में तो दोनों इक्वल ही हो जाता है अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए। तो अगर ये 30 है तो ये तो 1 होगा और ये √3 होगा। ये बात हुआ छोटा, ये फिगर गलती है ये होगा 60 और ये होगा 30। बड़ा वाला एंगल हमेशा ऑब्जेक्ट के क्लोज रहेगा। अगर ये 60 है तो ये वाला तो वैल्यू √3 होगा और ये हो जाएगा 1। तो ये तो बात हो गया जब हम छोटा वाले ट्रेंगल को देखेंगे तब। अगर बड़ा वाला ट्रेंगल को देखा जाए पूरी तरीके से, तो अगर ये 30 है, ये 30 है और ये √3 है, तो ये वाला जो इसका लेंथ होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होता है इसका √3 टाइम्स होता है। यानी अगर ये √3 है तो ये हो जाएगा 3। टोटल कितना हो गया 3। और अगर यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है और ये 1 है तो ये वाला लेंथ ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये सारा का सारा रेशियो है।
फिर से ये √3 होगा और फिर से ये 1 होगा और ये 45 है। तो अगर ये 45 है और ये √3 है तो यहाँ से लेकर जो टोटल डिस्टेंस होगा ये भी √3 होगा और ये 1 है तो जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा √3 माइनस 1। ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा √3 और ये टोटल √3 है, ये 1 है तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा √3 माइनस 1। यही 3 केस बन सकता है। तो ये जो तीनों का तीनों जो केस था इसका कॉम्बिनेशन था। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि अगर हमको जो लेंथ है, चाहे बेस का लेंथ चाहे हाइट का लेंथ इस तरीके से दिया हो या डायरेक्ट दिया हो तो वहां से हम डायरेक्ट इन रेशियो का यूज करके वैल्यू यूज कर सकते। जैसे अगर ये इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस वाले केस को लेते हैं, अगर हमको इसका वैल्यू दिया है, बोल दिया कि जो दो ऑब्जेक्ट है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर है तो हम ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर वो 50 है तो ये जो है √3 माइनस 1 का वैल्यू है। और अगर हमसे पूछ रहा है कि बताइए ऑब्जेक्ट का हाइट तो डायरेक्ट वहां से हम 1 कर देंगे। तो यहाँ से ये जितने भी तीनों केस है इन तीनों केस से जो क्वेश्चन है डायरेक्ट हिट होता है अगर डिस्टेंस जो है डायरेक्ट दिया हो उस तरीके से जिस तरीके से यहाँ से रेशियो को बनाया गया है। तो ये था रेशियो वाला वैल्यू, रेशियो वाला केस। और ये था वो केस जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही था टोटल हाइट एंड डिस्टेंस का बात। अभी इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे आने वाले समय में इसका और ट्रिग्नोमेट्री का भी, और वहां पर देखेंगे कि सारा जो हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट को देखा है वो किस तरीके से वहां उनका यूज हो रहा है। तो आगे आने वाले क्लासों में हम क्वेश्चन को करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू।